मुल्क की कई रियासतें शदीद बारिश की जद में है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मूसलाधार बारिश से शदीद मुतासिर है। इन रियासतों में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की वजह से दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। हजारों मकान मुनहदिम हो गए। कई शहरों में बारिश का पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है। एक जगह से दूसरी जगह का राब्ता मुनक़ते है। सैलाब और बारिश से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले की अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। जमीयत उलमा हिंद ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। वाज़ेह कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यह अमल कानून के तहत किया गया है। हुकूमत ने कहा कि अब तक जहां भी कार्रवाई हुई है वो सब कानून के तहत हुई है। यूपी हुकूमत ने कहा कि जमीयत की अर्जी गैर कानूनी तामीरात को बचाने की कोशिश कर रही है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने सहारनपुर केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में सिर्फ 20 मकानात की तामीरात को हटाया गया जो सरकारी जमीन पर थे। अब भी लोग इन घरों में रह रहे हैं। जवाब दाखिल करते हुए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मजीद कहा कि प्रयागराज का मामला हाई कोर्ट में है। तो बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई। इसके बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जमीयत उलमा हिंद के वकील अहमद शमशाद ने कहा कि हम चाहते हैं कि जनरल गाइडलाइन जारी की जाए, क्योंकि जो हो रहा है वो किसी एक रियासत में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हो रहा है। इसलिए जनरल गाइडलाइन की जरूरत है। शमशाद ने कहा कि इसलिए 2022 से पहले तकरीबी कार्रवाइयों के आदाद-ओ-शुमार मांगे हैं, क्योंकि पता लगेगा कि क्या पहले भी कार्रवाई हुई। चूंकि बहुत सारे ऐसे मकान होंगे जो गैर कानूनी होंगे। इस पूरे मामले पर इनसे बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। मध्य प्रदेश हुकूमत और गुजरात हुकूमत को भी नोटिस जारी हुआ है। हमारे साथ हैं जमीयत उलमा हिंद के वकील एम आर शमशाद साहब। शमशाद साहब, ये बात बहुत मुबाहसे में भी आई और जब बहस हो रही थी ये बात आई कि आप लोग कोई जनरल डायरेक्शन आप लोग चाहते हैं, तो किस तरह का डायरेक्शन चाहते हैं? देखिए, ये किसी एक जगह नहीं हो रहा, किसी एक स्टेट में नहीं हो रहा, ये एक पैटर्न शुरू हो गया है। तो इसको चेक रखने के लिए कोई एक जनरल डायरेक्शन तो चाहिए ही, अदरवाइज़ तो ये होता रहेगा। एक मामले पर कोर्ट इंटरवीन करेगी, दूसरा कहीं और होगा, तीसरा कहीं और होगा। तो इसलिए इसमें एक जनरल डायरेक्शन की ज़रूरत है, ताकि जब इस तरह की कार्रवाई हो तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए। सिर्फ इसलिए ना हो क्योंकि कोई एक्यूज़ड है, किसी का नाम FIR में है और उस शहर में अगर बहुत सारे घर हैं जो अनऑथराइज्ड हैं तो सब पर कार्रवाई हो। तो इस तरह का एक यूनिफॉर्म कोई डायरेक्शन होना चाहिए, इसकी बात कही गई कोर्ट में। आप लोगों ने एक लिस्ट भी मांगी है कि 2022 से पहले जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, मुख्तलिफ राज्य हैं, उनके अंदर जो डेमोलिशन कार्रवाई हुई है उसकी लिस्ट दी जाए। इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, अचानक से डेमोलिशन एक पर्टिकुलर तरीके से शुरू हुआ है कि किसी का नाम किसी FIR में है, किसी मर्डर में है या किसी प्रोटेस्ट में है, तो उसको तोड़ा जा रहा है। और ये तर्क ये आ रहा है कि साहब ये तो घर वैसे ही चूँकि अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, इसलिए हम तोड़ रहे हैं, इसका इस FIR से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में ये बात कही जा रही है कि अगर ये एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत हो रहा है तो ये और लोगों के घर टूटते रहे होंगे। तो उस बैकग्राउंड में अगर गवर्नमेंट ये सप्लाई करे लिस्ट के साहब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और वो हम कर रहे हैं, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात है। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से जो हलफनामा आया है उसमें इस बात को दलील बनाते हुए कहा गया है कि ये गुमराह करने की कोशिश है। क्या ये बात सच नहीं है कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उनका नाम FIRs में है? हम तो यही कह रहे हैं ना कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया या जिन लोगों का नाम किसी मुजरिमाना हरकत में पुलिस ने इन्वॉल्व किया, उन्हीं के घर क्यों तोड़े गए? तो अगर ये बात सच नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर जो गवर्नमेंट कह रही है वो वैसी बात नहीं है जैसी होनी चाहिए।
तो ये थे जमीयत के वकील एमआर शमशाद साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि तब कई रियासतों में हो रहा है, अलग अलग जगहों पर हो रहा है, इसलिए एक जनरल डायरेक्शन की ज़रूरत है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के आबादी के हवाले से दिए गए बयान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। मुल्क में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए तशवीश का इजहार किया जा रहा है, लेकिन मुल्क में बढ़ती आबादी कितना बड़ा मसला है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आबादी पर कंट्रोल को लेकर देखिए न्यूज़ 18 उर्दू की ये खास रिपोर्ट। हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल कम है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मखसूस तबके की आबादी बढ़ने वाले बयान के बाद से इस पर फिर से बहस शुरू हो गई है। हालांकि गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में आबादी में इजाफा हुआ है, पर अब इसमें कमी देखी जा रही है। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान की आबादी 34 करोड़ थी, लेकिन अब एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की आबादी 138 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर ऐसे ही आबादी बढ़ती रही तो 2024 में हम चीन की आबादी को पीछे छोड़ देंगे। आबादी के इजाफे में हिंदू मुस्लिम दोनों तबके जिम्मेदार हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 96 करोड़ हिंदू हैं, जबकि 17 करोड़ मुसलमान हैं। 2021 की मरदमशुमारी का भी इंतजार है। बढ़ती आबादी एक चैलेंज बनी हुई है, लेकिन मुश्किल यह है कि बढ़ती आबादी के मसले को भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है। साबिक रुकन पार्लियामेंट केसी त्यागी का कहना है कि मसला सिर्फ कानून बनाने से हल नहीं होगा, बल्कि गरीबी दूर करने के साथ साथ लोगों को तालीम याफ्ता बनाने की जरूरत है। फूड इनसिक्योरिटी की ये हालत है कि हर 15 मिनट में 2 आदमी भूख की वजह से दम तोड़ते हैं। लिहाजा ये चिंताएं स्वाभाविक हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। खाली कानून से नियंत्रण होगा, हमारी पार्टी ऐसा महसूस करती है। हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार स्वयं कह चुके हैं कि काली कानून से ये इस समस्या का हल नहीं होगा, इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। जब भी मुल्क में बढ़ती आबादी का जिक्र होता है, इसका इल्जाम अक़लियती तबके पर लगा दिया जाता है, लेकिन आदादो शुमार कुछ और ही कहते हैं। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, जिसमें मौजूदा फर्टिलिटी रेट 1.99 हो गई है, यानी आबादी बढ़ने की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। हिंदू समाज का फर्टिलिटी रेट 1.94 है, जबकि मुस्लिम समाज का 2.36 है। वहीं ईसाई का 1.88 तो सिख का 1.61% है। वहीं दूसरी जानिब एससी का 2.08 तो एसटी का फर्टिलिटी रेट 2.09 और ओबीसी का 2.02 है। इस दौरान ख्वानदा और नाख्वानदा में भी बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। स्कूल न जाने वालों का फर्टिलिटी रेट 2.28 हो गया है, वहीं 12वीं और आगे की तालीम हासिल करने वालों का फर्टिलिटी रेट 1.78 तक पहुंच गया है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज से जुड़े लोग आबादी को मसला तो मानते हैं, पर मखसूस समाज से जोड़ने के खिलाफ है। नहीं, डेफिनेटली मतलब कि जो हर सिटीज़न और हर गवर्नमेंट जो है इसको लेकर चिंतित होगी कि उसकी पॉपुलेशन अगर उसके रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो अनार्की कंट्री के अंदर होगी। और वैसे भी जो पॉपुलेशन के हिसाब से सारे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो उसका इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन इसके लिए किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या एक कम्युनिटी या एक तबके को इल्ज़ाम देना जो है वो गलत होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है वो उसके सोशल फैब्रिक से होता है, उसकी एजुकेशन से होता है, उसके ऊपर मानसा से होता है कि किस तरह का वो, उसके पास क्या काम है, उसके पास क्या। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मुसलमानों में या किसी भी कम्युनिटी में देखें, पहले आप देख रहे थे कि और बहुत सारी कम्युनिटी जिनका बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनके यहाँ एजुकेशन बढ़ी उनका पॉपुलेशन ठीक होना शुरू हुई। वही हमारे यहाँ देख लीजिए आप, जो जितने भी एजुकेटेड या थोड़ा सा वेल टू डू मुस्लिम्स हैं, उनके रेशियो जो आबादी का है वो बिल्कुल वही है जो कि बाकी और हमारे अब जो मॉडर्न लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं। 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी 68% है, जबकि लक्षद्वीप में 96% है। आसाम में मुस्लिम आबादी 34% है, जबकि बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है। केरल में मुस्लिम आबादी 26 और उत्तर प्रदेश में ये 20% है। हमारे देश में आंकड़े मौजूद हैं, कोई भी आदमी देख सकता है
कि इस वक्त में हमारे देश के में हर समुदाय की पॉपुलेशन डिक्लाइन में गिर रही है। मुसलमानों की भी गिर रही है, हिंदुओं की भी गिर रही है। रेशो में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये कि जो मुसलमानों की पॉपुलेशन पहले बढ़ती थी वो अब घटना शुरू हुई है। तो ये बात कहना कि भाई एक ही समुदाय की पॉपुलेशन बढ़ रही, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये जो मौजूदा लोग हैं, बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग, ये एक हिंदू आबादी को एक खौफ में, एक भय में मुब्तला कर रखना चाहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और ये 2050 तक के या 2080 तक के ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इनकी हुकूमत बन जाएगी। बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आबादी के कंट्रोल में तालीम का रोल काफी अहम तस्वुर किया जाता है। 1991 से 2001 तक मुस्लिम आबादी 2.9% की शरह से बढ़ रही थी, जबकि गुज़िश्ता 10 सालों में इसमें 5% की कमी दर्ज हुई है। मुस्लिम की आबादी बढ़ने का रेट हिंदुओं से कम हो गया है, जबकि जमीयत उलमा के सेक्रेटरी नियाज फारूकी का कहना है कि आबादी कंट्रोल करने के लिए उठाए जाने वाले कदम से इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। आबादी में इजाफा और रिसोर्सेज की कमी ये हमारे मुल्क का मसला है और हम आबादी में इजाफा न हो, हम इसके मुखालिफ नहीं हैं। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि किसी भी मुस्लिम तंजीम को या मुस्लिम लीडर को आपने ये कहते नहीं सुना हुआ कि तुम इतने बच्चे पैदा करो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। आज तक हमारे इल्म में ऐसी कोई बात, ख़ुद हमारी जमीयत उलमा की तंजीम है, तो आपने कभी सुनी हो तो आप हमें बताएं। इसके मुकाबले में आप देखेंगे तो आज बड़ी बड़े सेनाएं खड़ी की जा रही हैं और वहाँ पे हम 5 हमारे 25 के जो है वो कि हर हिंदू औरत जो है इतने बच्चे पैदा करे वगैरह वगैरह। तो ये इसकी वजह से मुल्क के अंदर नुकसान बहुत हो रहा है। सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट वाली रियासतों में बिहार है। यहाँ पर फर्टिलिटी रेट 2.98% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2.35%, राजस्थान में 2.01%, मेघालय में 2.91%, जबकि मध्य प्रदेश में 1.99% है। आबादी बढ़ने या घटने में मज़हब का कितना बड़ा रोल है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं का मौजूदा फर्टिलिटी रेट 1.94 है, जबकि मुस्लिम्स का 2.36 है। दूसरी तरफ ईसाइयों का 1.88 है। लेकिन अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो जो लोग कभी स्कूल नहीं गए उनका फर्टिलिटी रेट 2.88 तक चला जाता है। अगर आमदनी की बात की जाए तो जो सबसे कम आमदनी वाले लोग हैं उनका फर्टिलिटी रेट 2.63 है और जिनकी आमदनी सबसे ज़्यादा है उनका फर्टिलिटी रेट 1.57 है। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि मज़हब का क्या रोल है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश के स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज 1 जुलाई से हो गया, लेकिन उर्दू तलबा अब तक उर्दू किताबों से महरूम है। नया तालीमी साल शुरू होने और उर्दू तलबा को किताबें नहीं मिलने से जहां तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हुकूमत के ऐलान के बाद भी रियासत के स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्री नहीं किए जाने से भी उर्दू तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नया तालीमी साल शुरू होने से कबल हालांकि मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के ज़ेरे महकमे तालीम को इस ताल्लुक से लिखकर किताबों को वक्त पर मुहैया कराने का मुतालबा किया गया था, लेकिन अब तक उर्दू किताबें और उर्दू असातिज़ा की तकर्री नहीं होने से MP जमीयत उलमा ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। जो दुनिया में बहुत मीठे अंदाज में पढ़ी जाती है, समझी जाती है, वो ज़ुबान की तरक्की हो, लेकिन जब बच्चों को किताबें ही नहीं मिलेंगी तो कैसे तालीम हासिल करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से और NCERT से, जो किताबों को फराहमी का सबसे बड़ा ज़रिया होते हैं, एक तरफ तो दुकानदार कहते हैं हमें किताबें नहीं मिलती, इदारे कहते हैं हमें किताबें नहीं मिल रही हैं, तो मेरी मध्य प्रदेश सरकार से गुजारिश है, दरख्वास्त है, मांग है कि वो किताबों को जल्द से जल्द फराहम कराएं और स्कूलों को भी और जो मदारिस हैं उनको और दुकानदारों को, उन सब से भी हमारा मुतालबा है कि जहां किताबें अवेलेबल हैं तो अपने बजट के अंदर उन किताबों को वक्त से पहले उठाना भी चाहिए।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मरकजी हुकूमत से मिलने वाले तरक्याती फंड्स में गुज़िश्ता 5 साल में ज़बरदस्त तखफीफ की गई है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के सीनियर असातिज़ा और तलबा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। साबिक वाइस चांसलर ज़मीरुद्दीन शाह के आखिरी दौर यानी 2017 में जहां ये फंड 62 करोड़ रुपये हुआ करता था, वहीं मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के दौर में ये कम होते होते अब महज 9 करोड़ रह गया है, जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया बिलखुसूस वाइस चांसलर तारिक मंसूर को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के अहम जिम्मेदारान इस मौजू पर कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तलबा तो यहां तक इल्जाम आयद कर रहे हैं कि वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत के ओहदेदारों से गहरे मरासिम है। इसके बावजूद फंड्स में तखफीफ होना बाइसे तशवीश है। की शदीद ज़रूरत है, ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में जो कि तालीमी तौर पर पसमानदा है, तो उनके लिए ये डेवलपमेंट ग्रांट का कर्टेल होना एक अक़लियती तालीम इदारे के लिए बहुत ही तशवीश का हामिल है। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो अपने इस फैसले पर नज़रसानी करे और गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट ग्रांट है उसको रेस्टोर किया जाए। फंड के अंदर जो कमी की गई है वो हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से है और यूनिवर्सिटी हमेशा से टारगेट पर रही है। ये एक जीता जागता उसका एग्जाम्पल है। आप देखेंगे 17-18 के दौर में जब वाइस चांसलर ज़मीरुद्दीन शाह यहाँ से जा रहे थे, उस वक्त में 62 करोड़ का फ़ंड यहाँ पर सेंक्शन होता था। उसके बावजूद जब तारिक मंसूर वजूद में आए, उसके बाद में मुस्तकिल उसमें कटौती की जा रही है। इसका क्या ख़ास रीज़न है? और दूसरी नज़र से देखें, वाइस चांसलर ने बीजेपी हुकूमत का साथ देने में कहीं से कोई कमी तो की नहीं है। जब उन्होंने बुलाया, ये दस्तक दी इन्होंने जा करके कि हाँ मैं हाजिर हूँ, उस हाज़िरी के बावजूद भी यूनिवर्सिटी के फ़ंड में कटौती होना ये मतलब नाकाबिल बर्दाश्त बात है। यहाँ 62 करोड़ का ग्रांट थी, वहाँ 9 करोड़ की रह गई है। बड़े यूनिवर्सिटी के लिए बड़े अफसोस की बात है। और ऐसे वक्त में जब हमारे वाइस चांसलर साहब के इस सरकार से बहुत अच्छे मरासिम हैं और हमें भी बड़ी उम्मीद थी कि 62 करोड़ से 100 करोड़ में पहुँचेगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ ये रिलेशन किसी काम नहीं आए। ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रहे। यूनिवर्सिटी का कोई बेनिफिट नहीं हुआ सिवा नुकसान के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिलने वाली डेवलपमेंट ग्रांट में भारी तखफीफ की गई है। 5 साल पहले जहां ये ग्रांट 62 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वहीं इस बार सिर्फ 9 करोड़ रुपए रह गई है। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी के तलबा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वहीं सीनियर असातिज़ा का भी यही कहना है कि सरकार को इस तरह के मद के अंदर तखफीफ नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया फ़िलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रही है, मगर तलबा कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के जिस तरह के हुकूमत से मरासिम रहे हैं, उसके बाद इस तरह फ़ंड के अंदर तखफीफ किया जाना बाइस तशवीश है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। दिल्ली में कारपोरेशन की तहलील हो जाने के बाद चुने गए नुमाइंदों के न होने का खमियाजा सामने आ रहा है। दिल्ली के मुस्लिम इलाके के इन दिनों बदबू और गंदगी से जूझ रहे हैं। आवाम परेशान है और बेहाल है। जामिया नगर इलाके से लेकर पुरानी दिल्ली के इलाके इसमें शामिल हैं। जामिया नगर शाहीन बाग के इलाके में बदबू इस कदर ज्यादा है कि बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सबसे बड़े मुस्लिम अक्सरती इलाके जामिया नगर के रास्तों की यह हालत पिछले 4 दिनों से है। हर तरफ बदबू गंदगी का ढेर लगा हुआ है। शाहीन बाग के 8 नंबर पर बने इस कूड़े के ढेर को देखिए। पता ही नहीं चलता कि सड़क कहाँ है और कूड़ा घर कहाँ। लगभग 800 मीटर से ज्यादा के एरिया में ये कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। अब इस खातून और बच्चे को देखिए कैसे अपने आप को इस बदबू से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बकरीद के बाद जिस तेजी से सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब हर तरफ बदबू का बसेरा है। लोग इस बदबू से परेशान हैं। वो दिक्कत तो बहुत है। यहाँ पर रोज बस स्टॉप है, स्टूडेंट्स को छोड़ने आते हैं तो बदबू तो रहती है। वो तो झेलनी पड़ रही है हम लोगों को बदबू। ये है कि रोज पता नहीं कैसे मेंटेनेंस चल रहा है यहाँ का, यही समझ नहीं आ रहा है। इधर जाओ इधर, अलशिफा की तरफ जाओ अलशिफा पर। बदबू का क्या हाल है? बुरा हाल। बदबू का क्या हाल हो सकता है सर? बहुत ज़्यादा बुरा है। बारिश से कुछ दिनों से हो रही है, लेकिन देखिए इतना बदबू है। यहाँ बस स्टॉप भी है और गुजरना इधर से बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
इसलिए हम तो केजरीवाल साहब से एमसीडी से भी कहेंगे कि भाई जो है इस चीज़ को देखा जाए, ठीक है। और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इसको दिखाइए। ये मलबा जो है, कचरा जो है, हाथ वाथ है, एमसीडी से गाड़ी आएगा, हैंड टू हैंड उठाएगा, लेकिन ये 3 दिन से पड़ा हुआ है। नाक सब बंद करके जा रहा है, आ रहा है। जगह जगह कूड़ा डालकर लोगों ने लापरवाही करके गंदगी को और बढ़ा दिया। हालांकि एमसीडी ने नोडल अफसर बनाने की बात की थी, लेकिन जमीन पर कुछ खास नहीं दिख रहा। अबुल फजल हो या बटला हाउस, हर तरफ सड़क किनारे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ पे हर जगह एक काउंसलर था और वो अपने इलाके को देख रहा था। दिल्ली के हालात तब भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब जबकि वो तमाम उन लोगों को डिज़ोल्व कर दिया गया, एमसीडी अब अपने उस हिसाब से काम नहीं कर रही है और किसी एक ऑफिसर के अंडर में पूरा डिस्ट्रिक्ट काम कर रहा है, तो कर्मचारियों पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। वो काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। वो गंदगी के ज़िम्मेदार सीधे सीधे जो मौजूदा जीते हुए लोग हैं वो हैं। एमसीडी ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में है कि हर इलाके में एक नोडल ऑफिसर तैनात है जो कि एमएलए को रिपोर्ट करेगा और एमएलए के अंडर में वो काम करेगा। तो जो ओखला इलाका है, आप जहाँ से लेके ईद से नहीं, ईद से पहले भी गंदगी को देखेंगे तो उसके लिए सीधा सीधा जो जिम्मेदार है वो जीते हुए लोग हैं, जिनको सरकार ने ताकत दे रखी है, जिसको जनता ने जीत दे रखी है। हालात को देखकर साफ है कि एमसीडी ने कितनी जिम्मेदारी निभाई है। एमसीडी को तहलील कर दिया गया था, इसलिए लीडरान से लेकर अवाम तक किसी की भी कोई ओहदेदार सुनने को तैयार नहीं और ना ही अवाम के तई कोई जवाबदेही है। कुल मिलाकर दिल्ली में चुनी हुई कारपोरेशन न होना परेशानी का सबब बन गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के इंतखाबात के लिए जबलपुर हाई कोर्ट के सख्त अहकाम के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड इंतखाबात 30 जुलाई को होंगे और इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। मुतवल्ली कमेटी से वक्फ बोर्ड इंतखाबात के लिए एक रुकन मुंतखब करने के लिए वक्फ बोर्ड के जरिए 112 मुतवल्लियों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी जानिब मुमताज समाजी कारकुन और मशहूर वकील शाहनवाज खान ने वक्फ बोर्ड के जरिए इंतखाबात के लिए जारी की गई मुतवल्लियों की फहरिस्त को बोर्ड ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया है। बोर्ड में 342 मुतवल्लियों की तादाद दर्ज है, जबकि बोर्ड के जरिए इंतखाबात के लिए मुतवल्लियों की जो फहरिस्त जारी की गई, इसकी तादाद कुल 112 है। बोर्ड का कहना है कि इन्हें मुतवल्लियों की फहरिस्त जारी की गई है जिन्होंने बोर्ड में वक्त पर चंदा निगरानी को जमा किया है, जबकि वकील का ऑब्जेक्शन यह है कि अगर किसी मुतवल्ली ने वक्त पर चंदा निगरानी जमा नहीं किया तो इसे वोटिंग के हक से महरूम नहीं किया जा सकता है। नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा है नियम के तहत। और जब तक वोटर लिस्ट फाइनली जारी नहीं कर दी जाए, जो चुनाव अधिकारी को जारी करना चाहिए, तब तक कोई चुनाव कार्यक्रम जारी ही नहीं किया जा सकता। भाई हम तमाम चुनाव देखते हैं, हर चुनाव में कांवड़ यात्रा की बनिस्बत सावन महीने में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर में गंगाजल चढ़ाने से श्रवण पर्व की शुरुआत के साथ ही कांवड़ कंधों पर कांवड़ रखकर हरिद्वार से गंगाजल लाने निकल पड़ते हैं। कांवड़ियों के कंधों पर नजर आने वाले इस कांवड़ को तैयार करने में कई मुस्लिम खानदान भी ताउन करते हैं। ऐसा ही एक मोहल्ला मेरठ के सदर थाना इलाके में भी है, जहां हिंदू मुस्लिम नौजवान मिलकर कांवड़ तैयार करते हैं और इसके लिए कोई उजरत भी नहीं लेते। आज के पुरआशुब माहौल में ये नौजवान अपने इस अमल से समाज में आपसी मोहब्बत और समाजी यकजहती की मिसाल पेश कर रहे हैं। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए शिव भक्तों के वास्ते तैयार की जा रही ये कावड़ इस लिहाज से खास है कि इसमें गौरव और मनोज के साथ अली, समी, शान, शुएब और अब्दुल जैसे कई नौजवानों की मेहनत भी शामिल है। मेरठ के सदर महल्ला में रहने वाले इन बच्चों के लिए मिलजुल कर कावड़ तैयार करना एक रिवायत का हिस्सा बन गया है। महल्ले के रहने वाले गौरव हर साल कुछ अलग और खास कावड़ तैयार करने के लिए डिजाइन तैयार करते हैं।
और फिर पड़ोस में रहने वाले अली, समी, शान और दीगर मुस्लिम बच्चे इसे मुकम्मल करने में लग जाते हैं। ये नौजवान इस साल बुलडोजर मॉडल की कावड़ तैयार कर रहे हैं। करीब 10 साल हो गए हमें कावड़ बनाते हुए। सब मिलजुल के काम करते। कौन कौन संप्रदाय से? हमारे अली भाई बैठे हैं बराबर में, और बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब मिलजुल के काम करते हैं। हम कोई पैसे नहीं लेते, बस सामान आता है, जिसकी कावड़ बनती है बस। अच्छा, वैसे कोई चार्ज नहीं है। आइडिया तो सब कुछ इनका रहता है, बस हम हेल्प कराते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, जैसे तार बांधनी हो गई, बांस काटना हो गया, कपड़ा लगाना हो गया, डिज़ाइनिंग हो गई, बस हम खाली हेल्प करते हैं। बाकी सारा जो डिज़ाइन है सब भाई साहब इनका ही है, गौरव भाई का। भाईचारा ही है बस आपस में। और इस बार नया सोचा है बुलडोज़र वाली, और हर साल तरह तरह की कावड़ बनाते हैं, हर डिजाइन की। और रात लगते हैं हम 10 बजे के करीब, सुबह 6 बजे तक बनाते हैं कावड़। सब मिलके त्यौहार मनाते हैं हम। महल्ले के हिंदू मुस्लिम बच्चों का ये जज्बा और एक दूसरे की अकीदत का एहतराम देखकर महल्ले वाले भी फख्र महसूस करते हैं। महल्ले वालों का कहना है कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत और ईसार का जज्बा यहाँ की रिवायत का हिस्सा बन गया है, बल्कि आज के माहौल में समाज के लिए भी एक मिसाल है। बच्चे तो 10 साल से बना रहे हैं, सब मिलजुल कर बनाते हैं ये लोग। क्या लगता है आपको, क्या भाव होता होगा इनके मन में? अच्छा लगता है इन्हें, ये भाईचारा ही है और अपनी खुशी से बनाते हैं, इन्हें खुशी मिलती है थोड़ा, ये है बस। ये सिर्फ एक हिंदुस्तान की हिंदू संप्रदाय की सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसमें मुस्लिम्स का जो एक योगदान है इस कावड़ को बनाने में, वो इस हिंदुस्तान की असल पहचान, इसकी तहजीब को साबित करता है, और इसी की ज़रूरत है हमें आज के हिंदुस्तान में भी। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ।